रात की रानी। गुजरात राज्य में एक बड़ी पहाड़ी के पास पुरातत्व विभाग द्वारा रिसर्च करने से पता चला कि वहां एक नगर हुआ करता था। उसकी सच्चाई जानने के लिए वहां खुदाई शुरू हो गई। पहाड़ के एक बड़े भाग को तोड़ने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया गया। उनके एक आशुतोष नाम के अधिकारी ने सबको तैयार किया। एक्शन! एक जोरदार धमाका हुआ और पहाड़ी का बहुत बड़ा भाग टूटकर बिखर गया। उसके सामने एक गुफा दिखाई पड़ी। चलो, हम अंदर जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। आशुतोष अपने साथियों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अंतिम छोर पर पहुंचने पर उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। हर वस्तु से सजा हुआ एक सुंदर राजमहल उनके सामने था। चारों तरफ धूल की परत बिछी हुई थी, लेकिन राजमहल की वस्तुएं फिर भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही थी। ओह माय गॉड! इतना पुराना राजमहल अब तक दुनिया की नजर से छिपा हुआ था। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये भव्य राजमहल 2500 सालों के पहले बना हुआ है। यहाँ की हर वस्तु का ठीक तरह से मुआयना करो और उसकी रिपोर्ट तैयार करो। मुझे सारी जानकारी चाहिए। इतना कहकर आशुतोष अकेले टहलते हुए काफी आगे चले गए। उन्हें राजमहल के एक बड़े कमरे से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। वहां किसी पायल के घुंघरू बज रहे थे। वे तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक खूबसूरत साया दीवार के पीछे छिपता चला गया। शाम होने को थी। आशुतोष अपनी पूरी टीम को लेकर वहां से लौट गए, लेकिन वो साया उनके मन में एक प्रश्न बनकर अब भी घूम रहा था। आधी रात को वो अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और अकेले बंगले से बाहर निकल गए। कुछ ही समय के बाद वो उसी राजमहल के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पूरी शांति थी। अचानक 2 चमगादड़ उड़े और आशुतोष के कान के पास से चले गए। कुछ ही देर के बाद फिर पायल के घुंघरू बजने लगे। आशुतोष ने अपनी टॉर्च उस तरफ मोड़ दी जहां से आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उन्हें देखकर वो साया फिर छिपने की कोशिश करने लगा। वे तेजी से उसके पीछे दौड़ गए। कौन हो? रुक जाओ! एक अत्यंत रूपवती राजकुमारी जैसी लगने वाली स्त्री उनके सामने खड़ी हो गई। आप कौन है? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम भानुमति है। 2500 साल पहले आपके पिता दिव्यांग सिंह यहाँ के राजा और आप इस बड़े राज्य के राजकुमार थे। आपका नाम देवांश था। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? 2500 साल पहले की बात किसी को भला कैसे याद रह सकती है? इस बीच हमने ना जाने कितने जन्म ले लिए होंगे। आपने तो कई जन्म लिए, लेकिन मैं एक भटकती आत्मा हूँ और अब भी भटक रही हूँ। उस दिन जब मैंने आपको देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मेरे मन में एक आशा जाग उठी। लेकिन तुम इतने सालों से क्यों भटक रही हो? बदला लेने के लिए। तुम्हें किससे बदला लेना है? उस दुष्ट राक्षस राजभूषण से। लेकिन तुम उससे क्यों बदला लेना चाहती हो? आओ मेरे साथ, तुम्हें मैं दिखाती हूँ। भानुमति आगे आगे चल पड़ी और आशुतोष उसके पीछे पीछे जाने लगा। राजमहल के पिछवाड़े में बहुत दूर जाने के बाद एक कुएं के पास जाकर वो रुक गई। आशुतोष ने जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसमें बहुत से नर कंकाल और हड्डियां दिखाई पड़ी थी। ये नर कंकालों और हड्डियों को देख रहे हो? ये सभी कभी जीते जागते निरपराध इंसान थे। राजभूषण इस राज्य का सेनापति था। वो बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। छोटी से छोटी गलती पर भी वो लोगों को मौत के दंड दे देता था और उन्हें इसी कुएं में डाल देता था। महाराज उसकी क्रूरता से अनभिज्ञ थे। उसने मेरा भी कत्ल किया और मुझे इसी कुएं में डाल दिया। लेकिन उसने तुम्हारा कत्ल क्यों किया? मेरा कसूर यही था कि मैंने आपसे प्यार किया था। आप भी मुझे बहुत चाहते थे, अपनी रानी बनाना चाहते थे। राजभूषण की गंदी नजर मुझ पर थी।
उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एक बार उसने मुझे धोखे से आपके नाम की चिट्ठी भिजवाकर पहाड़ी के पास बुलवाया और वही तलवार से मेरा कत्ल कर दिया। आपने मुझे ढूंढने की बड़ी कोशिश की और किसी दूसरी राजकुमारी के साथ विवाह करने से इनकार कर दिया। राजभूषण ने षड्यंत्र रचकर एक दूसरे राजा से युद्ध के दरमियान धोखे से आपके पिताजी का भी कत्ल करवा दिया। क्या इसकी जानकारी मुझे नहीं मिल सकी? नहीं, वो क्रूर निर्दयी होने के साथ साथ बड़ा होशियार भी था। राज्य में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। मुझे अब उससे बदला लेना है। जब तक मैं उससे बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी। क्या तुम जानती हो कि वो अब इस जन्म में कहां और किस हाल में है? मैंने उसे एक बार इसी शहर में देखा है। वो एक व्यापारी है। उसका नाम दीपक मेहरा है। वो अपने बिजनेस की आड़ में कई काले धंधे भी करता है। मुझे उस तक पहुंचने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। भानुमति, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। वो मेरे पिता का भी कातिल है। मुझे भी बदला लेना है। आप देखना, मैं उसे कैसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आप उसे मारने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि आप कानून के शिकंजे में फंस सकते हो, लेकिन दुनिया का कोई कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप किसी तरह उसे यहाँ लेकर आइए। यहाँ मेरी शक्ति अधिक तीव्र रहती है। हे राजकुमार, मेरा एक निवेदन है कि यहाँ हर रात मुझसे मिलने आया करो। मैं आपके रात की रानी हूँ। उस जन्म में हमारा मिलन नहीं हो पाया, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि अगले जन्म में हमारा मिलन अवश्य हो। एक दिन आशुतोष के पास दीपक मेहरा का फोन आया। हेलो आशुतोष जी, मैं दीपक मेहरा बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ, आपके बारे में सुना है। मैं आपसे एक जरूरी काम से मिलना चाहता हूँ। मुझे राजमहल पर एक फिल्म बनानी है। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक काम करते हैं, आज शाम आप राजमहल में ही आ जाइए। वहाँ सारी बातें डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, मैं शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप जरूर आइए। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। आशुतोष शाम को 5:45 पर राजमहल में पहुंच गया। भानुमति की पायल और वो उसके सामने खड़ी थी। भानुमति, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। ऊपर वाले की कृपा से आज शिकार स्वयं शिकारी के पास चलकर आ रहा है। क्या दुष्ट दीपक यहाँ आ रहा है? हाँ, कुछ देर के बाद वो यहीं आ रहा है। ठीक है, उसकी मौत उसे यहाँ बुला रही है। कुछ देर के बाद दीपक मेहरा आया और राजमहल के अंदर पहुंच गया। आइए आइए, मैं यहाँ आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ओहो, थैंक यू। बहुत महत्वपूर्ण इंसान बन गया हूँ। हाँ, सो तो है। राजमहल बहुत अच्छा है। यहाँ शूटिंग करने में बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब तो बड़ा मजा आएगा। आप राजमहल को पूरी तरह से देख सकते हैं। दीपक राजमहल के अंदर घूमने लगा। अचानक उसे भी पायल की आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा, खूबसूरत भानुमति उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। आप कौन है? उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ी है? अपना चेहरा तो दिखाइए। तुम्हारी मौत हो। अरे वाह, मौत भी इतनी खूबसूरत हो सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वाह! हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले राक्षस, अब देख तुझे कैसी मौत मिलती है। देखो, मैं कातिल हूँ, लेकिन इतना भी बड़ा कातिल नहीं हूँ कि हजारों लोगों की जान ले लूं। अभी तक तो मैंने सिर्फ 7 कत्ल ही किए हैं। इस जन्म में तूने 7 कत्ल किए हैं, लेकिन पिछले कई जन्मों में अनगिनत लोगों के खून से तेरे हाथ रंगे रहे हैं। अरे, तुम किस जन्म की बात कर रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2500 साल पहले तो इसी राज्य का एक दुष्ट सेनापति था। तूने यहाँ के राजा और राजकुमार की होने वाली धर्म पत्नी भानुमति का कत्ल कर दिया था। इसके अलावा तूने बहुत से निरपराध लोगों का भी कत्ल कर दिया था। मैं ही भानुमति
तेरी मौत बंद कर आई हूँ। भानुमति पास में पड़ी हुई एक तलवार उठा लेती है और बोलती है, इसी तलवार से तूने मेरा कत्ल किया था ना? आज यही तलवार तेरे खून से अपनी प्यास बुझाएगी। दीपक ने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां धाए धाए करके भानुमति पर चला दी। भानुमति जमीन पर गिर पड़ी। आशुतोष दौड़कर वहां आ गया। दीपक, तुमने ये क्या कर दिया? अरे मैं क्या करता, ये मेरा कत्ल करने जा रही थी। देखो तलवार अभी भी उसके हाथ में ही है। दीपक, तुम मेरे पिता के भी कातिल रहे हो। मेरे पिता इसी राज्य के राजा थे और तुम उनके सेनापति थे। ओ, तब तो मुझे आज तुम्हें भी रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, वरना तुम मुझे मारना चाहोगे। कमीने, तूने मेरी भानुमति का भी कत्ल कर दिया है। अब तेरी मौत पक्की है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दीपक और आशुतोष दोनों ने एक दूसरे पर पिस्तौल तान दी और अचानक तलवार दीपक के गले पर चल गई। आशुतोष भौचक्का रह गया। भानुमति हाथ में तलवार लेकर खड़ी थी। दीपक घायल हो गया था और भाग रहा था। मुझे किसी भी पिस्तौल या बंदूक की गोली मार नहीं सकती। कमीने, भाग जितना भाग सकता है। तेरी मौत तुझे अब नहीं बख्शेगी। भानुमति ने तलवार के 2-3 वार दीपक के ऊपर कर दिए और दीपक वहीं नीचे गिरकर मर गया। वहां बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब मुझे सुकून मिला है। अब मेरी आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। हे राजकुमार, अब अगले जन्म में मैं आपकी रानी बनूंगी। हम दोनों को एक दूसरे का इंतजार रहेगा। एक बार मैं एक दोस्त की शादी में लखनऊ गया। शादी के बाद सभी दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग नैनीताल चलते हैं। मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं रुक गया। मैंने बाकी दोस्तों से कहा तुम लोग चलो, मैं रात में आ जाऊंगा। मैंने दिन भर अपना काम खत्म किया। ट्रेन से उतरकर खाना खाया और रात की बस ले ली। रात के 11 बज रहे थे। पहाड़ियों में वैसे भी बसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं। मुसाफिर भी बहुत थोड़े से ही थे। मैं ड्राइवर के सामने ही बैठ गया। वह हम लोगों से बातें करते हुए जा रहा था। तब ड्राइवर ने बताया कि एक बार जब वह ऐसे ही रात को बस से जा रहा था, तब उसने देखा कि सामने कोई सफेद कपड़ों में बैठा हुआ था और बहुत जोर जोर से रो रहा था। जैसे ही बस पास पहुंची, रोने की आवाज बंद हो गई। वह बस में चढ़ने की कोशिश करने लगा। ड्राइवर ने कहा मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई साधारण यात्री नहीं है। इस वीरान पहाड़ी और जंगली इलाके में जहां आसपास कोई भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था, कौन हो सकता है? जिसको बस लेनी होगी वो सुबह लेगा या रात को लेगा। उसको इतना डर लगा कि उसने बहुत तेजी से बस चलाई और इसके बाद किसी तरह से घर पहुंचा। वह कह रहा था कि इन रास्तों में ये सब चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक झील पर पड़ी। मैंने इशारे से सबको चुप होने को कहा और उधर झील की तरफ देखने को कहा। चंद्रमा की चांदनी में उसका पानी चमक रहा था। झील के किनारे एक पत्थर के ऊपर कोई औरत बैठी थी, जिसके बाल काफी लंबे थे। सबका ध्यान अनायास उस औरत के लंबे बालों पर चला गया, जो कि सामान्य से भी ज्यादा लंबे थे। ड्राइवर ने कहा उधर मत देखो, सामने देखो। लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी तरफ पड़ रही थी कि वह है क्या। मैं आंखें डगाए भरपूर नजरों से उस लंबे बालों वाली की शक्ल देखना चाह रहा था। तब तक हमारी बस आगे निकल गई। हम लोग नैनीताल आ गए। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। मुझे जहाँ जाना था वह होटल थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर था। मैंने पहाड़ी पर चलना शुरू कर दिया। तभी रास्ते में मुझे एक बिल्कुल सफेद बहुत प्यारा सा कुत्ता दिखाई पड़ा। उसके गले में लाल पट्टा था। मैंने सोचा रात के 2:30 बजे ये पालतू कुत्ता कहाँ से भटक कर आ गया। मैंने सोचा जिसका भी कुत्ता होगा वो लोग इसको ढूंढ रहे होंगे। इस समय उसको बाहर तो नहीं छोड़ेंगे। मैंने सोचा उसको अपने साथ ही लेता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा और आगे गया और मैंने देखा कि वहाँ कुत्ते की जगह एक गाय का बछड़ा खड़ा है। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। मैं मुश्किल से 10 कदम चला ही था कि अचानक लगा कि कहीं से पायल की आवाज आने लगी। मैंने सोचा ये सब क्या है।
मेरे कदम अनायास ही बोझिल होने लगे। मुझसे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं अपने होटल पहुंच गया, जहां मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं बदहवास सा रिसेप्शन पर एंट्री करके अपने कमरे की चाबी लेकर अपने रूम में चला गया। वहां जाने पर मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर गिर पड़ा। जब सुबह हुई तब मेरे मित्र रजिस्टर में मेरे नाम की एंट्री देखकर मेरे कमरे में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैं बेहोश पड़ा था। उन्होंने रिसेप्शन से चाबी ली और मेरा दरवाजा खोलकर मुझे बेहोश देखा। तब मेरे मुंह पर पानी के छींटे डाले। उन्होंने देखा कि मुझे तेज बुखार हो गया था। पानी के छींटे पड़ने से मुझे कुछ होश आया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी कहाँ हूँ और सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मेरे दोस्त मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ, कब आए तुम। थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़ा चैतन्य हुआ तब मैंने उनको सारी घटना बताई। होटल के मैनेजर से जब मेरे दोस्तों ने बात की तब पता चला कि जिस जगह की मैं बात कर रहा था उस जगह पर अक्सर इस तरह के साए घूमते रहते हैं और वे इंसानों को डराने के लिए अपना रूप भी बदलते रहते हैं। किसी तरह मैं इसी बीमारी हालत में अपने दोस्तों के साथ मेरठ वापस आ गया। मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी। घर आकर मैंने माँ को जब सारी बातें बताई तब माँ बहुत परेशान हो गई। बुखार तो उतर गया था। 2-3 दिन के बाद मैं अपने भाई के साथ छत पर सोया हुआ था। तब मुझे लगा कि मेरे पैर पकड़कर कोई हिला रहा है। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मेरे सामने सफेद लिबास में कोई खड़ा है। शक्ल तो साफ नहीं दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो भी था बहुत ही खौफनाक था। मेरी एकदम से चीख निकल गई और मेरा भाई उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, देखो वहाँ कोई है। उसने कहा, नहीं, कोई नहीं है। तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। अभी तुम बीमारी से उठे हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं वो खौफनाक चेहरा भूल नहीं पा रहा था। मैंने भाई से कहा, मुझे नीचे जाना है, तुम मेरे साथ चलो। और मैं आकर अपने कमरे में चादर में मुंह लपेटकर सो गया। किसी तरह से जब मुझे नींद आई तब मुझे लगा कि मेरे चेहरे से कोई मेरी चादर खींच रहा है। मैं डर के मारे चादर जोर से पकड़े हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरी चादर बहुत ताकत से खींची जा रही है और जबरदस्ती किसी ने मेरी चादर खींच दी। मैंने डरते डरते आंख खोली तो वहां कोई नहीं था। सुबह हुई जब माँ को सब बताया तो मेरी माँ मुझे साथ लेकर घर से थोड़ी दूर मजार के पास मौलवी जी से मिलाने गई और उनको ये सब कुछ बताया। मौलवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि ये साया तो तभी से इसके पीछे पड़ा है जब इसने झील के पास उसे देखा था। उन्होंने एक ताबीज पर कुछ पढ़कर 2-3 बार फूंक मारी और मेरी बाजू पर पहना दिया। मुझे आश्वस्त किया कि वह जो भी कोई साया होगा कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए माँ ने जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने नहीं लिया। इसके बाद दूसरे दिन से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन आज भी मुझे रात के समय कहीं बाहर जाने में खौफ आता है।